वेलकम स्टूडेंट्स। हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हाउ डू एनिमल्स टेक फूड, एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स के अंदर कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और फिर हमने इजेशन किस तरह से, मतलब इंजेशन जो है वो किस तरह से होता है अलग अलग एनिमल्स में, ये पढ़ा था इस चैप्टर में। उसके बाद हमने अमीबा जो है उसका होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरह होता है स्टेप वाइज, वो पढ़ा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरह होता है। तो देखिए ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट रहते हैं। एक तो रहती है एलिमेंट्री कैनल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग कंटिन्यूस मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिनका शेप अलग अलग होता है, अलग अलग डायमीटर के होते हैं। एडल्ट में 9 मीटर्स लॉन्ग होती है ये, और जो इसके बोथ एंड्स हैं वो ओपन होते हैं, माउथ और एनस। तो इसमें ऑर्गन्स हैं अलग अलग। माउथ है, ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाने का काम करती है। स्टमक, फिर उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम में जो वेस्ट फूड रहता है, मतलब जो फूड हमारा अनयूज्ड रहता है, जो हम यूज़ नहीं कर पाते, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फूड जो एज अ वेस्ट रेक्टम में कलेक्ट होता है और एनस से बाहर निकलता है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनल में जो फूड की एंट्री होती है वो माउथ से होती है और जो एग्जिट होती है वो एनस से होती है। अब देखिए इसमें बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं, इन्हीं ऑर्गन्स से जुड़ी रहती हैं एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ, जो कि कई टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनमें से एक है सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ के पास लगी रहती हैं, उनमें से सलाइवा निकलती है जो कि माउथ के अंदर रिलीज़ होती है। और एक है लिवर जो कि स्टमक के पास है देखिए, और जिसमें से निकलने वाला जो सिक्रेशन है वो थोड़े टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और थर्ड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो देखिए दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें, ये पेनक्रियाज है। तो ये आपकी एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब देखिए आगे, देखिए माउथ कैविटी जो हमारी है, मतलब एलिमेंट्री कैनल का जो सबसे स्टार्टिंग वाला ऑर्गन है माउथ कैविटी, वहाँ से सबसे पहले जो फूड है वो एंटर होता है। तो माउथ जो है वो एलिमेंट्री कैनल की ओपनिंग है जहाँ से फूड इंजेस्ट होता है और एलिमेंट्री कैनल में फिर यहीं से ही आगे बढ़ता है। तो माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, देखिए माउथ कैविटी के अंदर टीथ हैं, टंग है और एक और सब्सटेंस है और जिसको बोलते हैं सलाइवा, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। तो देखिए माउथ में सबसे पहले जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो टीथ और टंग ये दोनों अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ साथ सलाइवा भी वर्क करती है। देखिए टीथ का काम होता है फूड को च्यू करना, उसको ग्राइंड करना, फूड को बाइट करना और उसको सॉफ्ट और इजी टू स्वेलो बनाना। टंग का काम होता है टेस्ट करना, जो हम खाना खाते हैं वो हम अपनी टंग से टेस्ट करते हैं। देखिए हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर अलग अलग पोर्शन होते हैं टेस्ट के, जिनको देखिए बताया हुआ है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, जिसमें देखिए बिटर टेस्ट जो होता है वो हमारी जो टंग है उसके सबसे इनर पोर्शन से हमें पता चलता है। सॉर जो टेस्ट है देखिए वो साइड वाला पोर्शन है, उससे ही आगे सॉल्टी पोर्शन है और उससे आगे स्वीट पोर्शन है। तो ये हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हैं टंग के ऊपर, जो कि हमें टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करती हैं। और जो टंग है वो फूड में सलाइवा को मिक्स करने में भी हेल्प करती है। टंग जो है वो मुंह के अंदर जो फूड है उसको चबाने में अच्छे से, उसमें सलाइवा को मिक्स होने में हेल्प करती है टंग, और जो फूड है उसको अच्छे से निगलने में, स्वेलो होने में भी हेल्प करती है और क्लियरली स्पीक करने में भी टंग हेल्प करती है। और सलाइवा का काम है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स में होती हैं हमारे माउथ के पास, और उसमें से सलाइवा सेक्रेट होती है जो कि फूड को मॉइस्ट बनाती है, मतलब थोड़ा नमी वाला बना देती है, ल्यूब्रिकेट करती है उसको ऐसा कर देती है जिससे हम उसे ईजीली स्वेलो कर सकें।
अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है टीथ के बारे में और बताया है। देखिए टीथ जो होते हैं वो हमारे मतलब मुंह के हिसाब से अलग अलग शेप के होते हैं, जिससे हम क्लियरली स्पीक कर पाते हैं टीथ की हेल्प से। और हम जो फूड हैं उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ने का भी काम जो है वो टीथ की हेल्प से ही कर पाते हैं। जो टीथ हैं वो 2 सेट में निकलते हैं। एक तो निकलते हैं मिल्क टीथ, जो कि 6 मंथ्स के बच्चे के निकलना स्टार्ट होते हैं और लगभग 2 इयर्स तक निकलते हैं। उसके बाद वो मतलब लगातार ऐसे ही रहते हैं मुंह में, और 6 इयर्स की एज के आसपास निकलना मतलब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी जगह पे परमानेंट टीथ निकलते हैं। और फिर उन मिल्क टीथ की जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। परमानेंट टीथ जो हैं वो एक एडल्ट में 32 होते हैं, और जिनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। मिल्क टीथ जो होते हैं चाइल्ड के अपर जॉ में वो इस तरह से होते हैं, इंसिसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर। और जो परमानेंट टीथ होते हैं एडल्ट के अपर जॉ में वो होते हैं इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोल और मोलर्स। एडल्ट के माउथ में 32 जो टीथ हैं वो होते हैं। और ये एक टेबल के थ्रू देखिए आपको बताने की कोशिश की गई है। जैसे नेम ऑफ टूथ दिया है इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और फिर उसके बाद इनके शेप दिए। इंसिसर का शेप चिसल शेप होता है, कैनाइन शार्प और पॉइंटेड होते हैं, प्रीमोलर फ्लैट और रिजिड होते हैं विद स्मॉल ग्रूव्स, एंड मोलर जो होते हैं वो फ्लैट और वाइड होते हैं। फंक्शन है इनका, इंसिसर आगे ही होते हैं सबसे, और वो कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड हैं, तो ये टीयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर क्रशिंग और क्रैकिंग का काम करते हैं, और मोलर जो हैं वो ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं। ये अपर और लोअर जो दोनों में ही इक्वल नंबर में होते हैं, और टोटल ये 32 होते हैं। नॉर्मली जो हमारा थर्ड मोलर है, जो हमारे थर्ड मोलर्स होते हैं उनका पूरा जो 4 जो ये टीथ हमारे दोनों जो इसमें जो निकलते हैं वो निकलते हैं 18 और 20 इयर्स की एज के बीच में। तो इसीलिए इन मोलर्स को, जो थर्ड मोलर्स होते हैं, उन्हें विजडम टीथ बोला जाता है। जैसे अभी आपके मुंह में सिर्फ 28 टीथ कंप्लीट होंगे, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाएंगे तब आपके 4 विजडम टीथ निकलेंगे, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में, और दोनों को मिला के तब मतलब वो 4 जो हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उनको मिला के तब टोटल कितना हो जाएगा 32। तो एक एडल्ट के माउथ में 32 टीथ होते हैं। अब देखिए हमारे दांतों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके। हमारे दांतों में चारों तरफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से टूथ डिके होता है। जब हम अपने दांतों को प्रॉपर साफ़ नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो हमारे दांतों में स्टिक होके रह जाता है। स्पेशली जो स्वीट होते हैं या जो शुगर प्रेजेंट रहता है जिन फूड्स में, तो जब हम ऐसा फूड जो कि शुगरी होता है उसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या रहता है, एक लेयर दांतों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसको प्लाग बोलते हैं। ये प्लाग अगर ब्रशिंग से अच्छे से रिमूव नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये एसिड प्रोड्यूस करता है। इस पर बैक्टीरिया अटैक करके, जो शुगर होती है उस पर बैक्टीरिया अटैक करके जो प्लाग बनाते हैं, वो प्लाग धीरे धीरे करके एसिड बनाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, वो एसिड एनिमल जो हमारी होती है टीथ की, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है धीरे धीरे, और फिर हमारे जो टीथ हैं उनमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिन्हें कैविटीज़ बोलते हैं। इन कैविटीज़ के थ्रू ही जो इन्फेक्शन है वो गम्स तक पहुंच जाता है, और हमारी जो नर्व्स हैं उन तक पहुंचता है, और जिसकी वजह से हमारे टूथएक होने लगता है। और टूथ डिके जो है उसकी वजह से हमारी जो ब्रीथ है उसमें स्मेल आती है, टूथएक होता है, ब्लीडिंग गम्स में से ब्लड निकलने लगता है, और इंडाइजेशन।
इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें टूथ डिके की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमें टीथ का हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स, हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ईट अ होलसम डाइट कंटेनिंग अबंडेंट मिनरल्स, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जैसे जो कंप्लीट बैलेंस्ड हो और जिसमें मिनरल्स की अमाउंट सही हो। और हमें अपने जो दांत हैं उन्हें मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। और हमें डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। टूथब्रश जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो उसके लिए हमें डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। साल में एक बार डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उसकी वर्किंग जो होती है माउथ की, उसमें किन किन चीज़ों की वर्किंग रहती है हम वो देख रहे थे। तो हमने टीथ की वर्किंग पढ़ ली थी और हम टंग का वर्क पढ़ चुके हैं। अब हम सलाइवा के वर्क को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे जो माउथ है उसमें जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उससे सलाइवा निकलती है। सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे डाइजेशन के लिए रेडी कर देते हैं, मतलब थोड़ा उसे और सिंपल कर देते हैं स्टार्च को। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है सलाइवा। और इसका टेस्ट करने के लिए आप इसे फील कर सकते हैं जब आप चपाती खाते हैं, मतलब रोटी जब खाते हैं आप, तब वो आपको मीठी नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे चबाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होती है तो उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता चला जाता है। बिकॉज स्टार्च के ऊपर सलाइवा वर्क करती है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है इन माउथ। इस काम में टीथ हेल्प करते हैं और टंग हेल्प करती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है और उसको निगलना, स्वेलो करना आसान हो जाता है। देखिए, इस चीज़ के लिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटी है ये, टू शो द इफ़ेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। जो सलाइवा है उसका इफ़ेक्ट स्टार्च के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। इसमें एक में स्टार्च पाउडर लेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और वाटर लेंगे और ड्रॉपर लेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उनमें से एक पर ए डाल देंगे, एक पर बी। तो हम क्या करेंगे, देखिए, पहले जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें हम स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे और आयोडीन डालेंगे। तो हम देखेंगे जो कलर है वो आयोडीन सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में सलाइवा लेते हैं और उसमें स्टार्च सॉल्यूशन और आयोडीन लेते हैं, तब हम जो देखते हैं वो स्टार्च सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर कहीं पे स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो अपना कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में तो स्टार्च प्रेजेंट था और आयोडीन ने पहुंचते ही उसको ब्लू ब्लैक कर दिया। बट बी टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सॉल्यूशन होने के बावजूद भी आयोडीन अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो उसका रीज़न है सलाइवा जो हमने बी टेस्ट ट्यूब में डाली है वो स्टार्च सॉल्यूशन को शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जिस वजह से आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो अपना वर्क नहीं कर पाता है स्टार्च सॉल्यूशन के साथ और अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो ये इफ़ेक्ट हो गया सलाइवा का स्टार्च के ऊपर जो हमने टेस्ट किया। इससे हमें पता चल जाता है कि जो स्टार्च है वो माउथ के अंदर सलाइवा की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए और जिसके जो भी डाउट हैं वो मुझसे क्लियर करें। थैंक यू।